एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले द कंपनीज एक्ट 2013। ये आएगा अपना 10 to 15 मार्क्स का, इजीली आ जाएगा। ठीक है, हमको इसको अच्छे से कवर करना है। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आई विल ट्राई कि 1.5 घंटे समथिंग में हो जाए। अब लेट्स सी कि कितना नंबर ऑफ आवर्स पे जाता है। ओके, उससे पहले आप एजे वर्चुअल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना क्या क्या करा दिया है। सोगा हो गया है, पार्टनरशिप हो गया है। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया है। उसके अलावा और क्या हो गया अपना, एलएलपी हो गया है और नेगोशिएबल हो गया है ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 4 चैप्टर हो गए, 5वां मैं अभी डाल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट भी इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर अगर कंपनी और ऐड कर लो कंपनी, इसकी मैं एक मैराथन अपलोड करूँगा। तो अगर आपको है ना एग्ज़ाम टाइम पे देखना हो तो आप उस मैराथन के थ्रू पूरा एक कंबाइन करके दे दूँगा, उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं कंपनीज एक्ट। तो अभी बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। उसके अलावा एक और चीज़, आप सर्च कीजिए CA साहिल मेहता। ठीक है, CA साहिल मेहता चैनल पे मैंने क्या डाल रखा है, LDR क्वेश्चन भी 3 चैप्टर के हो गए, कंपनी, सेल ऑफ गुड्स और उसके अलावा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉन्ट्रैक्ट, ये चारों आने वाले बहुत जल्द। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है। 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है, 29 चैप्टर्स है। बेसिक चीज़ें हैं, बस नंबर याद रख लो। MCQ वगैरह तो आता नहीं है, तो कोई लोड वाली बात नहीं। फिर एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेसिक कि हाँ ये करता है वो करता है, एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। हम काम की बात करेंगे, बिल्कुल कट शॉर्ट रखेंगे, एकदम काम की बात। ठीक है, फिर एप्लीकेबिलिटी, ये कभी कभी केस स्टडी में पूछ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल होगा। वो कंपनीज जो इस एक्ट में या किसी प्रीवियस लॉ में, मतलब कंपनीज एक्ट पहले कौन सा चलता था, कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 में अगर रजिस्टर्ड हो तो वो वाली कंपनी पे, या फिर 2013 में रजिस्टर्ड हो वो वाली कंपनी पे लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज पे लग जाएगा, बैंकिंग कंपनीज पे लग जाएगा। फिर देखो जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनको पावर कंपनीज बोलते हैं, पावर कंपनीज पे भी लग जाएगा। फिर एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कवर्ड है तो वो वाली कंपनी पे भी लग जाएगा। ठीक है, ये क्या अगर मतलब CGSG नोटिफाई कर दे तो उस पर भी लग जाएगा। बेसिक चीज़ है, मैं उसको थोड़ा सा स्पीड में चला रहा हूँ। जब काम की बात आएगी ना, डॉक्ट्रिन वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, वो सब अच्छे से करेंगे। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या होता है। अ कॉरपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग, मतलब आर्टिफिशियल बीइंग है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। एक पेपर पे एक कंपनी रजिस्टर हो रही है। ठीक है, इनविजिबल, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आर्टिफिशियल है तो इनविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल हो गया एक तरीके से, मतलब नॉट नेचुरल। ठीक है, तो विजिबल नहीं होगा। फिर इंटेंजिबल, मतलब टच नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पशन ऑफ लॉ, मतलब सिर्फ कानून की नज़रों में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, बाकी ऐसा कोई इंसान नहीं होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई इंसान नहीं है, टाटा कंसल्टेंसी कोई इंसान नहीं है। तो ये क्या कंपनीज है। ठीक है, दे एग्जिस्ट ओनली बाय कंटेम्पटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो अब पढ़ रहे पॉइंट्स। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। 10 मेंबर 20 मेंबर मिलके अगर एक कंपनी बना रहे तो कंपनी अलग हो जाएगी, मेंबर्स अलग हो जाएंगे। मेंबर्स के साथ कंपनी मतलब रिलेशंस भी रख सकती है, मतलब बिजनेस रिलेशंस भी रख सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, कंपनी खुद के नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है, कार ले सकती है, कुछ भी ले सकती है कंपनी खुद के नाम पे। कंपनी के नाम पे एसेट्स भी होते हैं, कंपनी के नाम पे लाइबिलिटीज़ भी होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन्स में राइट ले सकती है। ठीक है, फिर आता है अपना, देखो ये मैंने टिक कर रखा है ना, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। पर बाकी मैं एक एक ये रीड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो स्पीड में रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं एक एक रीड नहीं करूँगा, आप इसको रोक के देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन सू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स, मतलब क्या, कंपनी और मेंबर्स दोनों ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स जो है वो कंपनी को सू नहीं कर सकते। अगर मेंबर्स कंपनी को सू कर देंगे तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि ये तो इंटरनल मतलब सेटलमेंट करने के लिए आपने सू कर दिया। इसलिए क्रेडिटर्स कैन सू द कंपनी फॉर एक्सटर्नल लाइबिलिटी बट मेंबर्स कैन नॉट सू द कंपनी। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये केस स्टडी में बना के पूछ सकते हैं। फिर आता है अपना अ मेंबर डज नॉट हैव, हाँ देखो, मैकोरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये वाले केस में क्या हुआ था, ये वाले केस में ये हुआ था कि एम नाम का जो बंदा है, ठीक है, मैकोरा जो है, उसने टिम्बर, देखो एक बंदा है और एक कंपनी है। ठीक है, तो अब कंपनी का जो भी सामान था, टिम्बर मतलब जो भी लकड़ियाँ वगैरह होगी, जो भी चीज़ें, तो वो कंपनी के नाम पे थी। और कंपनी, इसने क्या बोला कि ये तो मेरी सिंगल कंपनी है, कॉरपोरेशन सोल है, तो मैं मेरे नाम पे क्या कर रहा हूँ, इंश्योरेंस ले रहा हूँ, जबकि
गुड्स किसके नाम पे थे, टिम्बर किसके नाम पे थे, कंपनी के नाम पे। तो अगर इंश्योरेंस खुद के नाम पे लिया और कंपनी के नाम पे गुड्स है तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी सेपरेट है, मेंबर सेपरेट है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये केस लॉ काफ़ी क्लासिक है, याद रखना, ठीक है। केस लॉज आपको नाम लिख के आना है, बाकी केस स्टडी में अगर पूछता है तो केस स्टडी के फैक्ट्स लिखने हैं, ना कि पूरा पूरा केस छाप के आना है, ठीक है। कितनी बार बताओ, एक ही चीज़ बोलूँगा, केस लॉ का नाम रेफरेंस के लिए लिख के आना पड़ता है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। मतलब मान लो अगर 4 बंदे जा रहे थे, ABCD पार्टनर्स, ठीक है, हिमाचल की वादियों में, गाड़ी खाई से कूद गई, तब चारों लोग गए, अंतिम संस्कार हो गया, ठीक है। तो अगर वो चारों लोग गए तो अगर पार्टनरशिप के केस में भी मैं सेम एग्जांपल देता था तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। LLP परपेचुअल सक्सेशन पे काम करती है, मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी इज गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। तो ऐसे LLP भी चलती रहेगी और कंपनी भी चलती रहेगी, ठीक है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, अब देखो जनरली कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर मान लो लिमिटेड, जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो मान लो लिमिटेड बाय गारंटी में वहाँ लिखा जाएगा कि कितने की गारंटी एक शेयर होल्डर दे रहा है, तो वो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी, ठीक है। फिर अनलिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो सर लिमिटेड कंपनी में कितने लिमिटेड होगी, मान लो कोई शेयर है 10 रुपीज़ का, ₹10, ठीक है, और हमारे पास शेयर हैं 200, तो कितना पेमेंट करना है हमको, 2000। हमने क्या किया है, ₹6 जो है वो पेड अप है, कितना, 200 शेयर पे, तो मतलब ₹1200 हम पे कर चुके हैं। तो हमारा मतलब अनपेड अमाउंट कितना है, अनपेड अमाउंट है, देखो ये क्या लिखा हुआ, अनपेड वैल्यू, ठीक है, आया समझ में। तो अनपेड अमाउंट कितना आ रहा है अपना, ₹800। तो अगर कभी कंपनी लिक्विडेशन वगैरह में जाती है तो हमको कितने पैसे देने हैं, 800 रुपये, ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, हाँ। गारंटीड वाला हो गया, अनलिमिटेड वाला हो गया। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब अदर देन नेचुरल पर्सन है, उसकी खुद की कॉमन सील वगैरह होगी, उसके खुद के नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, इनविजिबल होगी, इंटेंजिबल होगी, बेसिक चीज़ें, बढ़िया। फिर कॉमन सील, इसके नाम पे कॉमन सील होगी। अगर कॉमन सील ये लोग नहीं बनवाते हैं तो क्या करेंगे, इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स। देखो यहाँ तो ऑप्शन वन क्या, 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 1 डायरेक्टर एंड 1 CS, बोले तो कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, आया समझ में, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ओके। फिर बढ़ते हैं कॉर्पोरेट वेल। देखो मैं थोड़ा स्पीड में चला रहा हूँ क्योंकि अपने 8 मिनट हुए और मैंने मोटा मोटा कंपनी के सारे फीचर्स बता दिए, जो कि बहुत टफ थे भी नहीं। अगर आप रिवीजन स्टेज पे खड़े हो तो आपको आई डोंट थिंक वो टफ लगने चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल बोले तो एक पर्दा है, तो पर्दा कब कंपनी और मेंबर्स को अलग अलग मतलब सेम रखेगा पहले तो, ठीक है। एक मिनट एक बार पढ़ के चलते हैं। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे ये इधर मेंबर्स है, इधर कंपनी है, तो बीच में एक पर्दा है, मतलब मेंबर कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, ये बीच में पर्दा है, तो ये कॉर्पोरेट वेल है, ठीक है। ये उड़ जाता है, उड़ कब जाता है कि मतलब ये पर्दा जो है तब कंपनी और मेंबर्स दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली हमको क्या लेके चलना है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, बीच में एक पर्दा है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। अब देखो द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम अ लाइबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शन। मतलब क्या शील्ड, एक तरीके से वो पर्दा जो है वो शील्ड का काम कर रहा है, मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है फॉर व्हाट, कंपनीज एक्शन, ठीक है। इफ द कंपनी इनकस एनी डेट और कॉन्ट्रावेंस एनी लॉज द कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट इंप्लाइज दैट मेंबर्स शुड नॉट बी लाइबल। मेंबर्स अगर देखो कंपनी ने कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो मेंबर्स विल नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। ओके, वेल गुड, बढ़िया। अब क्या सेलोमन वाला केस है। टोटल 7 सब्सक्राइबर थे, मैं केस लो समझा रहा हूँ फटाफट। टोटल 7 सब्सक्राइबर थे, कौन, एक सेलोमन, ओके ओके। फिर एक ये हो गया, 2, 4 सन 1 डॉटर, ठीक है। मतलब टोटल कितने हो गए, 7 टोटल शेयर होल्डर्स थे कंपनी के और 7 खुद के घर वाले ही थे। तो क्या उस केस में जो है वो अपना देखो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा था, मान लो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी पे केस हो रहा है, ठीक है।
तो एक तरफ क्रेडिटर खड़े हैं, एक तरफ सेलेमन खुद खड़ा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि क्रेडिटर बोल रहे हैं कि मुझे कंपनी से 20,000 लेना है, सेलेमन बोल रहे हैं मुझे कंपनी से 10,000 लेना है। कंपनी के पास पड़े हैं 20,000 रुपये, ठीक है। तो अब कंपनी ये क्रेडिटर्स बोल रहे हैं मुझे 20,000 पूरे दो, सेलेमन बोल रहा है 10 तो मेरे खुद के लेने, पहले वो लूँगा और बाकी 20 लूँगा। लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि मेंबर्स जो है सू नहीं कर सकते, तो सू वाला तो केस खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है कि क्रेडिटर्स जो बोल रहे हैं कि हमको पैसा दो, मेंबर बोल रहा है हमको पैसा दो, तो फिर पता चला कि 7 सब्सक्राइबर में सातों सात तुम्हारे हैं, तो तुम्हारी ही कंपनी हुई, तो तुमको एक तरीके से कॉर्पोरेट वेल नहीं माना जाएगा, दोनों को एक कंसीडर किया जाएगा और सारा पैसा जो है वो मेनली क्रेडिटर्स को मिलेगा। मेंबर की जो मतलब वो जो भी उसका केस है वो नॉट टेनेबल इन आइज ऑफ लॉ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि लॉ के कंटेंशन में वो गलत है। ओके, ये पूरा केस एक बार पढ़ लेना और मोटा मोटा कंक्लूजन यही मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मतलब यहाँ पे देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम पढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बोले तो कि मैंने क्या बोला था, ये दोनों हैं, इनके बीच में एक पर्दा है, तो वो पर्दा उठ कब जाएगा, मतलब रिमोट और पेन कब एक हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कब एक हो जाएंगे देखते हैं। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। देखो क्या होता है, मान लो हम इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तब क्या हो रहा है कि पंजाब में कोई तो एक कंपनी है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रही है, सब बढ़िया चल रहा है ना। अपना धुरंधर वाली मूवी देख लो, पिंडा है, ठीक है। तो पिंडा है तो इंडियन, ठीक है, पर अगर शेयर होल्डिंग बाहर की है, अगर मेजर इकबाल ने इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ डाल रखा है, ठीक है, पिंडा के बिजनेस में, तब क्या हुआ, उसने अगर यहाँ बिजनेस में डाला है तो एक्चुअल में ऑपरेट कौन कर रहा है, पिंडा। लेकिन रियलिटी क्या है कि मेजर इकबाल से ऑपरेट हो रहा है, मतलब रियल ओनर्स जो है वो एनिमी वाले हैं। उस केस में कंपनी और मेंबर्स को एक माना जाएगा और मेंबर्स को ही मतलब कंपनी माना जाएगा। तो मेंबर्स जो है वो लायबल होंगे किसके लिए, कंपनी के एक्शंस के लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया। देखो कैरेक्टराइज्ड एज एनिमी कंपनी इफ़ इट्स अफेयर्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ एनिमी कंट्री। मतलब एनिमी कंट्री के लोगों की अगर कंट्रोल में हमारे अफेयर्स है, मतलब अफेयर्स मतलब काम धंधे, ठीक है, अफेयर्स अगर उनके कंट्रोल में है तो माना जाएगा कि कंपनी एनिमी कंपनी हुई, ठीक है। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, रेवेन्यू या टैक्सेस प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने मतलब मान लो कंपनी फॉर्मेशन किया है, तो उस केस में रियलिटी यही होगी कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट हो जाएगी और दोनों एक माने जाएगी। मतलब मेंबर्स जो भी हैं उन पे लाइबिलिटी आ जाएगी कंपनी के एक्शंस की, ठीक है। ये केस याद कर लेना, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इसने क्या किया था, डिविडेंड वगैरह के इसमें मतलब उसको डिविडेंड वगैरह काफ़ी इनकम आई थी, तो उसने कंपनी को लोन दे दिया और कंपनी से फिर पेमेंट ले रहा है। वो बोल रहा है नहीं मैंने तो कंपनी में पैसा डाल दिया, मतलब मुझे तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसकी बजाय कंपनी और मेंबर्स जो जुग्गीलाल है वो सेम माने जाएंगे इस केस में। क्यों, क्योंकि कंपनी बनाने का पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, मतलब टैक्स रेवेन्यू वगैरह का इवेजन करना, फ्रॉड करना, ठीक है। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे वर्कमैन वाला केस था। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कुछ पेमेंट देना था आपको, वो आप नहीं देना चाह रहे हो, इसलिए आपने कंपनी बना दी। तो ये तो एक तरीके से लॉ का प्रोविजन आप डिफीट कर रहे हो, लॉ का ऑब्जेक्टिव जो था वो डिफीट कर रहे हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए वर्कमैन जो हैं, वर्कमैन को देखो इस केस में अपना एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज़, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वाले। तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री ने बोला कि हम आपको एक मतलब 20% मान लो बोनस देंगे, ठीक है। तो वर्कमैन ने उन पे केस कर दिया कि हमारा बोनस बनता है, मान लो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं 1 CR, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आया 1 CR। तो वर्कमैन का कितना बनता है, वर्कमैन का बनता है 20 lakhs, बढ़िया। अब ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट आया ना 1 CR, उसमें से पहले तो मान लो 50%, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 50 lakhs जो हैं वो तो हमारी दूसरी कंपनी को, हमने वहाँ से सर्विसेज ली थी, उनको देना है। अब इसका तुम ले लो वर्कमैन, कितना ले लो 20%, बोले तो 10 lakhs। तो देखो ना, इनको 20 मिलने थे, इनको 10 मिल रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से लाइबिलिटी जो ऑब्लिगेशन जो है वो कम करने के लिए आपने कंपनी बनाई है। तो ऐसा नहीं होगा, ये एक तरीके से अवॉइडल लीगल ऑब्लिगेशन वाला केस है। तो इस चक्कर में कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड और कंपनी और जो मेंबर्स है वो सेम माने जाएंगे और वर्कमैन विल डिजर्व, जो भी वो डिजर्व करते हैं वो उनको मिलेगा, विल गेट व्हाट दे डिजर्व, ठीक है, बढ़िया। फिर ये देखो सब्सिडरी कंपनी बनाई, सब्सिडरी कंपनी को फिर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, आपको कभी कुछ इशू आता है तो आप कमेंट में मतलब मेंशन कर सकते हैं कि सर इस वाले पॉइंट में ये दिक्कत आ रही है, या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर भी मैंने दे रखे हैं, तो पर्सनल नंबर में भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर हम आराम से बैठ कर डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई जूनियर वगैरह देख रहे हो तो आप मेरी क्लासेस वगैरह सजेस्ट कर सकते हो, मुझे इस नंबर पर आप कॉल कर दो, मैसेज कर दो क्लासेस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लासेस वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। अभी यूट्यूब पे सिर्फ रिवीजन वीडियो है तो हम थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एजेंट, मतलब यहाँ पे अगर मान लो जैसे एक कंपनी को लाइसेंस नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो लाइसेंस नहीं मिल रहा था लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट थी, पर लाइसेंस नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने एक सब्सिडरी बनाई, उस पर सारी चीज़ें पहुँचाई और उसके नाम पर लाइसेंस ले लिया और काम यही कर रहे। तो अगर क्या सब्सिडरी को बनाया टू एक्ट एज एजेंट्स, मतलब काम वो मेन होल्डिंग कंपनी के लिए कर रही है, तो क्या ये तो एक तरीके से लॉ को डिफीट करने के लिए कर रहे हो, इसलिए क्या नहीं होगा, इस केस में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी, सब्सिडरी होल्डिंग सब एक हो जाएंगे। ओके, फिर कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगर आपने फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट कुछ भी गलती करने के लिए, कुछ भी मिस्टेक करने के लिए अगर आपने किया है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो मतलब एक तरीके से मेंबर और कंपनी सेम हो ही जाएंगे। और लाइबिलिटी कौन सी लग जाएगी, 447 फ्रॉड वाले पॉइंट की, ठीक है, सेक्शन की। क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट, अब देखो कंपनी कितने टाइप की होती है उस एंगल से बता रहे। पहले लाइबिलिटी एंगल टच करते हैं, लाइबिलिटी एंगल टच करेंगे तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स बोले तो मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर क्या एग्जांपल दिया था, मैं आपको फिर वहीं ले जाके बता देता हूँ, इजी होगा, ठीक है। ये देखो ये वाला एग्जांपल, मतलब लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जितना आपने शेयर्स एक्वायर करे हैं उसका अनपेड अगर कुछ बचा तो उतना देंगे, तो आपने 1200 अगर दे दिए थे तो आप 800 और दोगे, ठीक है। ये का यही सेम एग्जांपल है, ठीक है। आपको फिर बाद में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। गारंटी में सेम बताया था, अगर मान लो हमने लाइबिलिटी गारंटी दी है 1 लाख की, तो हम 1 लाख तक की अमाउंट देंगे, भले कंपनी को 5 लाख की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पे लाइबिलिटी कितनी आएगी, 1 लाख की आएगी। स्पेसिफिक अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो मैंशनड है, कहीं में स्टिपुलेटेड सब मेंशनड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एमओए में जो अमाउंट गारंटी का मेंशन है उतना ही अमाउंट देंगे, उसके ऊपर से कोई अमाउंट नहीं देंगे, ठीक है। फिर आता है अपना हाँ देखो ये ध्यान रखना, डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्या फॉर्मर केस में बी कॉल्ड अपॉन डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ओके। फिर बट इन लेटर केस में बी कॉल्ड अपॉन एनी टाइम ड्यूरिंग द टाइम, ओके, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, ये जो गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स, इनमें क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है तब वाइंडिंग अप का केस हुआ ना तभी हम अनपेड अमाउंट बाकी का देंगे, लेकिन गारंटी वाले केस में क्या है, तुमने गारंटी दे दी कि 1 लाख रुपए देंगे, तो वो हम ड्यूरिंग द मतलब जो भी सिचुएशन चल रही, कंपनी गोइंग ऑन गोइंग है, तब भी हम पैसा मांग सकते हैं, या फिर हम जब वाइंडिंग अप होगा तब भी पैसा मांग सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बेसिक चीज़ थी, मतलब फिर भी ध्यान रखना, कभी कभी केस स्टडी में घुमा के पूछ सकता है। अनलिमिटेड कंपनी, ऑब्वियसली अनलिमिटेड कंपनी मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अब क्या, क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप फॉर देयर क्लेम्स, ऑफिशियल लिक्विडेटर मे कॉल मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर जैसे मान लो बहुत सारे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे क्रेडिटर्स ने क्या किया, केस कर दिया कंपनी पे, कंपनी ने किया ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो मेंबर्स से बोल सकता है कि आप बहुत सारा पैसा ला के दो, क्यों पैसा ला के दो, इसलिए पैसा ला के दो क्योंकि हमारे पास एक तरीके से आपने अनलिमिटेड कंपनी वाली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में मेंबर बने हो, तो आपको अनलिमिटेड पैसा देना पड़ेगा, ओके, बढ़िया। फिर आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेसिस पे क्या ओपीसी कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो। अब स्पीड में चलेंगे। ओपीसी में क्या है, ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब, मतलब जितना बोल दे उतना, बाकी मिनिमम 1 मेंबर होगा, 1 नॉमिनी हो जाएगा, ठीक है। फिर ओनली 1 पर्सन मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, अभी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है पर कुछ लिमिट डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो छोटी लिमिट डाल सकते हैं। फिर मेमोरेंडम ऑफ ऑफिशियल इंडिकेटर नेम, मतलब एक इंसान को डालेंगे जो नॉमिनी होना चाहिए, ठीक है। अब नॉमिनी जो है वो क्या, द अदर पर्सन इन मेमोरेंडम शेल गिव इज प्रायर कंसेंट, प्रायर रिटर्न कंसेंट, मतलब वो रिटर्न में लिखना चाहिए कि हाँ मैं नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तो वो ज़रूरी है, ओके। फिर सच अदर पर्सन मे बी गिवन राइट टू विड्रॉ द कंसेंट, मतलब आज मेरे को नॉमिनी बनना था, कल मेरे को नॉमिनी नहीं बनना तो मैं हट सकता हूँ उससे, ठीक है। फिर एनी मेंबर, अब देखो चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन, हाँ अब रजिस्ट्रार को मान लो पहले अरविंद को नॉमिनी बना दिया, क्या मान लो मुकेश भाई ने, ठीक है, मुकेश भाई ने क्या किया, अरविंद को नॉमिनी बना दिया। अब अरविंद बोल रहा है मेरे को हटना है, मेरे को खुद की कंपनी बनानी है, तो मान लो विजय को नॉमिनी बना दिया, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। फिर एनी सच चेंज, अब ये क्या,
अल्ट्रेशन इन, देखो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये केस स्टडी में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आजकल जो ऐसे टफ बोलते हैं ना, हम टफ पेपर बना रहे, तो ऐसे वाले पॉइंट्स भी ऐसे ही पूछ सकता है। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शेल नॉट बी डीम टू बी एन अल्ट्रेशन इन एमओए, मतलब नॉमिनी को अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो अल्ट्रेशन ऑफ एमओए नहीं है पूरा, मतलब एमओए नहीं बदल दिया, सिर्फ उसका नाम बदला है तो नॉमिनी चेंज हो रहा है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कंपनी तो वैसी वैसी चल रही है, मेन मेंबर भी वही है, ठीक है। ओनली नेचुरल पर्सन, क्या अगर कोई इंडियन सिटीजन है वही नॉमिनी बनेगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। इंडियन सिटीजन मैंडेटरी, लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपलसरी नहीं है, मतलब इंडिया का सिटीजन हो उतना बहुत है, रेसिडेंट में जनरली चलता है 120 डेज 182 डेज, इस टाइप से कंडीशंस आ जाती है। ओके, फिर ये देखो 120 डेज जो मैं बता रहा था, 120 डेज, ठीक है, वो सब अपना केस में नहीं है। फिर नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, मतलब एक ओपीसी से ज़्यादा आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, और एक ओपीसी में या उससे ज़्यादा आप नॉमिनी भी नहीं बन सकते हो, ठीक है। फिर सच कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8, मतलब ओपीसी रहेगी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनेगी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनजीओ वगैरह काम के लिए, ठीक है। फिर सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा डालना दूसरे मतलब बिजनेसेस में या दूसरों को लोन बांटना, वो उन चीज़ों में नहीं जा सकती, वो सिर्फ अपना काम करेगी। ओपीसी जो भी डायरेक्टेड है उसका एमओए में, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट कंपनी। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी का क्या सिनेरियो, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, मतलब शेयर ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है अपने पब्लिक में, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्या मेंबर्स 200, हाँ देखो इसमें क्या होता है, देखो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ये इसकी मेंबर की लिमिट है, सिंपल लिख के मैंने बता दिया, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा साधा याद रखो। फिर अब देखो, अब यहाँ पे पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जो जो एम्प्लॉयमेंट में हैं वो एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर देख शेल नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब एक्सक्लूडेड, मतलब जो 200 की लिमिट है ना, 200 की लिमिट में किसको नहीं लेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट में है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट में थे और उनको तब शेयर मिला था, और अगर जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल गए और उनके बाद उनको शेयर्स मिले तो वो इंक्लूड हो जाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे एक केस समझते हैं इस टाइमलाइन में, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में था, यहाँ शेयर्स मिले, यहाँ नो मोर एम्प्लॉयड, ठीक है, मतलब इसने कंपनी छोड़ दी। अब क्या हुआ, यहाँ परचेज शेयर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये वाला हमारा इंक्लूड नहीं होगा और ये वाला हमारा इंक्लूड, सॉरी ये वाला इंक्लूड, रुको एक मिनट, ये वाले जो शेयर्स लिए हैं तब ये मेंबर नहीं माना जाएगा। लेकिन अब देखो एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया, नो मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उस केस में अब यहाँ वाले में वो एज ए मेंबर इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कंसीडर्ड, यहाँ बोले तो इंक्लूडेड इन 200 लिमिट, कंसीडर्ड या फिर ये देख लो इंक्लूडेड, मैंने दोनों चीज़ें लिख दी है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे ये केस समझ में, ये देख लो अच्छे से, ओके बढ़िया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्या प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, सब बेसिक चीज़ें। देखो ये वही मैंने बेसिक चीज़ एक बार उधर फिर अपना बना के बता दिया। क्या राइट टू ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्टेड, ऑब्वियसली बात है रेस्ट्रिक्ट होगा। फिर अपना आएगा प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज़, मतलब आप इन्विटेशन नहीं दे सकते हो। जैसे पब्लिक कंपनी में क्या होता है, आप प्रोस्पेक्टस वगैरह निकालते हो कि ये शेयर्स इशू होने वाले हैं, आप आके शेयर्स खरीद सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसे कोई मतलब आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। फिर स्मॉल कंपनी इज़ ए प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी जो बनती है 4 करोड़ 40 करोड़ पेड अप कैपिटल टर्नओवर, वो वाली प्राइवेट कंपनी होती है। फिर ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के तरह ओपीसी को फॉर्म किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्मॉल कंपनी में क्या लिमिट है, 4 करोड़ या उससे कम, अगर क्या होता है अपना पेड अप कैपिटल या फिर टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम होता है, उस केस में क्या होगा, वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क है, बस इतना सा फ़र्क है कि स्मॉल कंपनी में कंप्लाइंसेस कम करने पड़ते हैं, पेनल्टीज़ कम होती है, फीस वगैरह कम होती है, फॉर्म्स वगैरह कम फाइल करने पड़ते हैं। तो छोटी कंपनी है तो कुछ रिलैक्सेशन से नॉर्मल कंपनी से के कंपेरिजन में, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे बढ़ते। अब देखो ये यहाँ पे जो कंडीशन है ये एंड वाली कंडीशन है, मतलब दोनों कॉम्प्रहेंसिवली साथ में कंप्लाई होने चाहिए, एंड और वाला सिनेरियो नहीं है, और नहीं है, एंड है, मतलब दोनों कंडीशन कंप्लाई होगी तभी आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में फिल इन करोगे, ठीक है। अब एक्सेप्शंस, देखो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रिकी पॉइंट है।
एक्सेप्शंस क्या, द क्लोज शेल नॉट अप्लाई, मतलब स्मॉल कंपनी कौन कौन नहीं बन सकता, होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती या सब्सिडरी कंपनी नहीं बन सकती। अगर आप किसी सब्सिडरी को होल्ड करते हो तो आप स्मॉल कंपनी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब स्मॉल कंपनी में कहाँ आ रहे हो। फिर सब्सिडरी कंपनी क्यों, क्योंकि उसको होल्डिंग ऑन कर रही है तो उसके मतलब कंसोलिडेशन वगैरह तो होल्डिंग कर सकती है, होल्डिंग या सब्सिडरी दोनों स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है। फिर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है मतलब एनपीओ वगैरह के लिए, एनजीओ वगैरह के लिए, तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। फिर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, अगर एनी स्पेशल एक्ट वाली कोई कंपनी वगैरह होती है तो वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएगी। ओके, ये अपना हो गया पॉइंट, बढ़िया। फिर स्मॉल कंपनी मैंने आपको बता दिया 4 करोड़ 40 करोड़, ये पूरा हो गया क्लियर। फिर पब्लिक कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी, व्हाट द डेफिनेशन, ये तो बिल्कुल पूरी याद करके जाना, 2 नंबर 4 नंबर लेके आओगे आप। फिर मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब, जो अगर दे दे उसके हिसाब से मिनिमम पेड कैपिटल शेयर हो जाएगी, ठीक है। फिर नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर फ्री टू बी ट्रांसफर्ड। फिर नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में क्या था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम बताओ नो लिमिट, ठीक है। कोई दिक्कत, सब बढ़िया। आगे बढ़ते ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, देखो हमने लिमिटेड लाइबिलिटी के बेसिस पे देख लिया और क्लास के बेसिस पे देख लिया। उसके बाद अपने होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी में क्या, सब्सिडरी वो होती है मीन्स अ कंपनी इन विच द फॉलोइंग कंपनी क्या कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, मतलब बीओडी में कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी को रूल कौन करते हैं, बीओडी। तो बीओडी पर अगर ही कंट्रोल आ गया तो एक तरीके से कंपनी पर कंट्रोल आ गया, तो हु डायरेक्ट द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, ठीक है। फिर कंट्रोल्स एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। मतलब देखो बीओडी को कंट्रोल करना या फिर 50%, मोर देन 50%, तो 50% से ज़्यादा, एक मिनट, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स टेस्ट करता है इंस्टीट्यूट, क्या एक्सीडिंग 50%, ठीक है। एग्जैक्ट 50 में होल्डिंग नहीं बनेगी, लेकिन 50.01 पे होल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला केस समझ में आ गया आपको। फिर एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोले तो मिनिमम 20% आपका शेयर होल्डिंग अगर सामने वाली कंपनी में है तो वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। जॉइंट वेंचर मतलब अगर आप दोनों लोग जॉइंट वेंचर में, मतलब दोनों लोग मिलकर अगर कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए आप अगर कर रहे हो साथ में काम, तो वो जॉइंट वेंचर माना जाएगा। वो एसोसिएट या सब्सिडरी वाला काम नहीं है, वो जॉइंट वेंचर है, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क वगैरह के लिए 2 कंपनी मिलकर अगर एक साथ काम कर रही है तो। ओके, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के बेसिस पे क्या, अनलिस्टेड मतलब अदर देन लिस्टेड, बहुत बढ़िया, एक तो शॉर्ट हो गया, मतलब कंपनीज एक्ट का ये अच्छा है, एक समझ लो, एक तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बढ़िया। फिर इट इज़ अ कंपनी विच इज़ एनी ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एनएसई बीएसई जो भी अपने स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन पे अगर मान लो रिलायंस लिमिटेड, अपना आईडीबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, फिर अपना टाटा हो गया, ठीक है, इस टाइप की अगर कंपनीज लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लेकिन अनलिस्टेड कौन सी मानी जाएगी, जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो अनलिस्टेड कंपनी का, अब ऑब्वियस सी बात है आपने सुना नहीं होगा, मान लो रमेश एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, अब ये अनलिस्टेड हो गई, ठीक है। फिर अदर कंपनी, अदर कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गवर्नमेंट कंपनी के, अब यहाँ पे ध्यान रखना सब्सिडरी में 50 से 1% भी ऊपर जाए, यहाँ पे नॉट लेस देन 51, मतलब 50.99 भी अगर हुआ, 50.99 भी अगर हुआ तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी, 51 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सीजी या एसजी या फिर सीजी और एसजी का पार्टली, मतलब या तो सीजी का कंट्रोल या एसजी का कंट्रोल, या सीजी और एसजी पार्टली, या फिर एसजी और एसजी, मतलब सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 51% ज़्यादा ऑन कर रही है तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट 51% ज़्यादा ऑन कर रही है तो वो क्या बन जाएगी, अपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अगर सेंट्रल और स्टेट मिलके, मतलब मान लो अपना इंडिया यूनियन मिलके और एमपी की गवर्नमेंट मिलके, दोनों अगर मिलके कर रही है तो क्या हो जाएगी, अपना गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। अगर मान लो महाराष्ट्र और एमपी मिलके अगर किसी कंपनी को ऑन कर रहा है तो वो 2 कंपनी मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्टेट मिलके कर रहे हैं तो वो भी 51% से अगर ज़्यादा होता है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। लास्ट केस में क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है
तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, डीम टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट मैंने आखिरी में बोला है, वो ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है हमारा ये फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कि एक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब बनी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस वेदर इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली कैसे भी इंडिया में अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो इंडियन कंपनी बन जाएगी, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हम कब से पढ़ रहे हैं? सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी मानी जाएगी? जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वगैरह, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इस टाइप के कामों को प्रमोट करती हो वो। फिर एनी इंटेंट्स टू अप्लाई, मतलब अब यहाँ पे देखो, कंपनी इंटेंट टू अप्लाई प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी प्रॉफिट्स है वो ना कि डिविडेंड बांटने नहीं बैठेंगे, वो उनके जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको सोशल प्रमोट करना है, आर्ट प्रमोट करना है, कॉमर्स प्रमोट करना है, साइंस प्रमोट करना है, मतलब मान लो स्पोर्ट्स प्रमोट करना है, हेल्थ प्रमोट करनी है, जो भी प्रमोशन का उनका ऑब्जेक्टिव है उसमें पैसा लगाएंगे, ना कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटेंगे, ठीक है। अगर मान ले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अगर बांट रहे हैं तो वो कंपनी को उसका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। रिवोक क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं की है सेक्शन 8 की, ठीक है। पावर ऑफ सीजी, देखो ये रिवोकेशन ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस, मतलब ये आपका जैसे अगर आपने कुछ भी लॉ में कंप्लायंस नहीं किया है, कोई भी सेक्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं की है, तो आपका जो लाइसेंस है वो रिवोकेट हो जाएगा और आप फिर से मतलब जो भी अपना पहले ट्रस्ट, एसोसिएशन, इस टाइप से वर्ड्स यूज़ करते हो आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो भी आपको बोल दें, वो ऑन रिवोकेशन रजिस्टर शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम, वो नाम आप अपने नाम के पीछे रख लोगे। जैसे मान लो स्टार हेल्थ एसोसिएशन, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? स्टार हेल्थ लिमिटेड या फिर स्टार हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर आता है अपना क्या? पावर ऑफ सीजी टू इशू द लाइसेंस, मतलब अगर सारी कंडीशंस प्रॉपर हो, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन वगैरह कंप्लीट प्रॉपरली किया है तो आपको सीजी जो है वो लाइसेंस इशू कर देता है। किस चीज़ का लाइसेंस इशू कर देता है? कि ये इस कंपनी को, मतलब ये जो भी कंपनी अप्लाई कर रही है इसको लाइसेंस इशू कर दो कि ये सेक्शन 8 कंपनी मानी जाएगी, और फिर वही लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है, हमने नीचे देख लिया, ठीक है। फिर आता है अपना पेनल्टी। अब पेनल्टी वगैरह याद कर लेना, अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी जो है वो उस पर पेनल्टी लगती है 10 लाख टू 1 ईयर, और डायरेक्टर्स पे पेनल्टी लगती है कितनी? 25,000 टू 25 लाख। अब डायरेक्टर्स पे पर डायरेक्टर पेनल्टी, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 8 कंपनी, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, जो मैंने बताया। फिर रिक्वायरमेंट मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई, मतलब कोई ऐसे मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, किसी में भी मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो अभी तक हमने नहीं देखी है, अभी जितना तक हमने चेक पढ़ रहे। यूजर्स इट्स प्रॉफिट फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इज परफॉर्म्ड, मतलब क्या प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड बांट के या फिर क्या बोलते हैं प्लोइंग बैक करके, इंटर एफएम में जब हम मिलेंगे इंटर में तब भी मैं आपको बताऊंगा प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपने प्रॉफिट जनरेट किया और उसको फिर निकाल के फिर बिजनेस में लगाया और पैसा कमाया, उसको बोलते हैं प्लोइंग बैक। तो वो वाला केस यहाँ नहीं होगा, यहाँ जितना पैसा कमाया वो सारा आपके ऑब्जेक्टिव में लगेगा, ना कि बिजनेस में या ना कि डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटोगे, ठीक है। फिर आता है डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर, डिविडेंड मेंबर्स को नहीं देंगे। फिर ऑपरेट्स अंडर स्पेशल लाइसेंस, स्पेशल लाइसेंस गवर्नमेंट देती है और वो रिवोक भी कर देती है अगर कंडीशन फुलफिल ना हो। फिर नीड नॉट टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, अपना कुछ भी कर सकती है। लाइसेंस रिवोक, कंडीशन कॉन्ट्रावीन अगर की तो। फिर ऑन रिवोकेशन कन्वर्ट्स इट्स स्टेटस, चेंज इट्स नेम, मतलब सेक्शन 8 कंपनी से हटा के नाम चेंज कर देंगे। फिर वाइंड अप हो जाएगा, अमालगमेट कर देंगे दूसरी कंपनी के साथ अगर उनको ऐसा ज़रूरी लगा तो। फिर कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग 14 डेज क्लियर नोटिस। देखो जनरली प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को 21 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 14 डेज़ के नोटिस पे भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है तो इसको स्पेशल ऐसा परमिशन दी है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वरना अपन सी इंटर में पढ़ेंगे कि मतलब क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने होने चाहिए, कोरम इतने पे बैठेगा, ये होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने होने चाहिए, तो इस केस में से कोई लिमिट नहीं है। फिर नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन कमेटी वगैरह ये सब भी नहीं बनानी पड़ती है आपको, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है। फिर ये कमिटीज़ क्या होती है? ये कमिटीज़ एक तरीके से मतलब जो कंपनी के मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको प्रमोट करने के लिए, जैसे नॉमिनेशन कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, मतलब जिनको रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा हो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है कि भाई मेरे साथ कंपनी में गलत हो रहा है, इस टाइप से। या फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, मतलब जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, उनकी कुछ कंप्लेंट्स है तो वो इनको जाएगी, फिर ये कंपनी से मॉनिटर करेंगे। तो इस टाइप का कुछ भी करने की ज़रूरत किसको नहीं, सेक्शन 8 कंपनी को। फिर अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-4 मार्क्स का ऐसे की स्टडी में अगर पूछ लिया कि मान लो ABC फर्म है और XYZ फर्म है, दोनों मिलके एक मतलब उसमें अपना क्या बोलते हैं, दोनों मिलके एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर इन
सेक्शन हेड कंपनी, ठीक है, हो गया। फिर डोरमेंट कंपनी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन से कभी कभी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अपन अच्छे से कर लेते हैं। क्या डोरमेंट कंपनी क्या बोल रहे हैं, अगर आपने कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मान लो अभी कंपनी बना के रख ली, फ्यूचर में हम कोई काम करने वाले हैं, अभी से हमने ट्रेडमार्क ले लिया, कंपनी बना ली, प्रोसेस में आ गए, फिर होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपका कुछ ट्रेडमार्क था, कुछ आपको ऐसा था कि ये ऑन करना है मेरे को कंपनी के नाम पे, तो आपने वो कंपनी बना के रख ली, लेकिन आप कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हो, तो आप बन जाओगे डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी की कंडीशंस क्या हैं, inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction। मतलब क्या, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है फॉर ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या, अभी अगर 25-26 में है तो पिछले साल, मतलब 23-24, 24-25, इन 2 सालों में आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो क्या होगा, और हाँ दोनों, यहाँ तो और देखो ये और कंडीशन है, मतलब यहाँ तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, या फिर आपने एनुअल रिटर्न यहाँ पे एंड है देखना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है, या फिर आपने क्या नहीं किया है, 2 सालों तक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दिया जाएगा बाय होम, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अपन ने अभी ऊपर पढ़ा, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रार को देखो मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, मतलब ये 4 ट्रांजेक्शन छोड़ दो, क्यों, क्योंकि कंपनी की रेगुलर कंप्लायंस वगैरह में ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ये 4 अगर ट्रांजेक्शन आप छोड़ दोगे तो बाकी हर एक ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बन जाएगा, बस इन 4 को छोड़ के। ये 4 क्या बोल रहे हैं, पेमेंट ऑफ फीस बाय रजिस्ट्रार, अच्छा रजिस्ट्रार को पेमेंट किया तो वो तो करना ही पड़ेगा ना यार। फिर पेमेंट मेड टू इट बाय फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ, मतलब कोई भी अगर मान लो नोटिस देना था, कुछ भी अगर इंटीमेशन देना था, उसके साथ साथ कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट जाता है, जैसे एमसीए पे अगर गवर्नमेंट की जो भी साइट है कंपनी फाइलिंग के लिए, उस पर एमसीए पे अगर कुछ भी फॉर्म भरते हैं तो थोड़ा नॉमिनल अमाउंट लगता है, तो वो अगर आपने डाला है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब मान लो अब शेयर्स अप्लाई कर दिए थे, ठीक है, और वो अलॉट करने, तो वो अलॉटमेंट तो करेंगे ना, तो उसमें अगर मान लो बेसिक कुछ अमाउंट अगर आना बाकी था, कुछ अमाउंट अगर मान लो रिटर्न करना था, तो अगर ऐसा कुछ भी केस है तो वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, अगर ऑफिस रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए मान लो आपको पियोन को पेमेंट करना पड़ रहा है, रेंट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस में नहीं आएगी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में। 4 चीज़ें बिल्कुल ईजी है, पेमेंट ऑफ फीस हो गया, पेमेंट ऑफ एनी अदर, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट के लिए करना पड़ रहा है कोई पेमेंट, या फिर अपना ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है, चौथा क्या, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर निधि कंपनी मतलब सेविंग ऑफ थ्रिफ्ट, 20 लोग मिलके 1-1 लाख रुपए अगर लाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, किसी एक को ज़रूरतमंद है तो उसको 10 लाख दे दिए, उससे मान लो 8% ब्याज ले लिया, 8% ब्याज लेके एक तरीके से वही इनकम हो गई, वहीं पे फिर दूसरे को हेल्प कर दी, तो वो क्या डेवलप करता है, सेविंग हैबिट को डेवलप करता है। इस वजह से निधि कंपनी आप लोग बना सकते हो, ये बिजनेस के लिए नहीं होती, ये सिर्फ फाइनेंस पर्पज़ के लिए होती है, आपने 10 लोगों ने मिलकर पैसा डाला और वहाँ से पैसा आपने निकाला, बस इतना सी बात है, ठीक है। 10 लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, इस टाइप का काम है इसका पूरा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जो हम पढ़ते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब ये हमारा हो गया LIC, फिर ये हो गया हमारा IDFC, फिर UTI हो गया हमारा। इस टाइप से जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या बोलते हैं, ये अपना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके। फिर आता है कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज PFI, मतलब या तो सेंट्रल या स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूट कर दे उसको तो वो PFI हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या फिर अगर 51% जो है उससे ज़्यादा, कौन, एटलीस्ट 51%, मतलब एग्जैक्ट 51 होगा तो भी चल जाएगा, कौन, CG, SG या 2 SG या 1 CG और 1 SG मिला के, जो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन थी वो सेम डेफिनेशन, ठीक है। फिर आता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस, ये थोड़ा सा मतलब वो है, लेंथी प्रोसेस है ये, मतलब कैसे समझाऊँ आपको, 1 मिनट, ठीक है। ये एक तरीके से मतलब इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, रीडेबल है, तो मैं थोड़ा इसको स्पीड में निकालूंगा, ठीक है। प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स वो होते हैं हु हैड बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, मतलब एनुअल रिटर्न में बताया है कि ये हमारे प्रमोटर है, फर्स्ट नेम से, ठीक है। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ करती है उनके पे कंट्रोल अगर जिनका है। फिर और मतलब ये करे तो भी, वो करे तो भी, इस टाइप से। फिर इन अकॉर्डेंस विद होज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन
द BOD ऑफ कंपनी अकस्टम टू एक्ट, मतलब जिनके कहने पे BOD एक्ट करे, जिनके कहने पे कंपनी बिजनेस करे, जिनके कहने पे प्रोस्पेक्टस वगैरह में जिनका नाम हो कि ये हमारे प्रमोटर्स है, तो वो प्रमोटर्स बन जाएंगे। उन लोगों को नाम जिनका दिया हुआ है वो प्रमोटर्स बन जाएंगे। फिर इन सिंपल टर्म्स भी बता दिया, लो बोलो। फिर क्या, पर्सन हु फॉर्म्स द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर, प्रमोटर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई, ठीक है भैया। फिर इट इज़ दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी, मतलब जो कंपनी बनाने का आइडिया लाए। फिर दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन की, इनकॉर्पोरेशन की जो भी प्रोसेस है वो सारी कौन फॉलो करता है, प्रमोटर्स, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी में 7 या उससे ज़्यादा लोग मिनिमम होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिनिमम होने चाहिए, ऑफिस में 1 पर्सन चलेगा, ठीक है। फिर अब फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब देखो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि क्या क्या होगा, तो मैं स्पीड में एक बार निकाल देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। अब देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स, मतलब 2 डॉक्यूमेंट होते हैं बहुत ज़रूरी, एक होता है अपना MOA, दूसरा होता है हमारा AOA। ये दोनों क्या होने चाहिए, साइंड होने चाहिए बाय ओल्ड सब्सक्राइबर्स, मतलब ओल्ड नहीं, ऑल द सब्सक्राइबर्स, ठीक है। ऑल द सब्सक्राइबर्स बोले तो जितने भी जो फर्स्ट प्रमोटर्स हैं, जो फर्स्ट मतलब डायरेक्टर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं, जो मेंबर्स हैं उनके साइन होने चाहिए, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, क्या वो अगर जैसे मान लो जो बंदा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब जो CA, जो CS, जो एडवोकेट, जो CMA वगैरह, अगर कोई देखो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कौन ये अगर कर रहे हैं क्या कंपनी बनवा रहे हैं बाय और एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स, मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी वगैरह अगर ये लोग मिलके बना रहे हैं तो इनका भी एक डिक्लेरेशन होगा कि सब काम बढ़िया है, सब रूल्स फॉलो किए गए, ठीक है। फिर अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी द आर्टिकल स्टेटिंग दैट, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर वगैरह का भी डिक्लेयर लगेगा। डिक्लेरेशन में क्या कि हमने कोई ऑफेंस नहीं किया, नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। फिर नॉट फाउंड बिन गिल्टी, कोई फ्रॉड वगैरह के लिए हम गिल्टी फाउंड नहीं हुए कभी भी। फिर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद रजिस्ट्रार कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट, क्या मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिख रही है वो सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल करेक्ट टू द नॉलेज एंड बिलीफ, ट्रू टू द नॉलेज एंड बिलीफ, ये वाली चीज़ है क्या, बेस्ट ऑफ इज नॉलेज एंड बिलीफ, तीनों चीज़ें मतलब क्या सारी करेक्ट है, सारी ट्रू है, और जितना मुझे ज्ञान था वो सारा उसमें दे दिया है मैंने, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हमने कुछ भी नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। फिर एड्रेस देना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब सारों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ नेम्स इंक्लूडिंग फैमिली नेम, उनके पेरेंट्स के नेम, इस टाइप की सारी डिटेल्स हो जाएगी। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन आर्टिकल, मतलब आर्टिकल्स में जिन जिन का नाम है उनका इंटरेस्ट, मतलब उनका कितने शेयर होल्डिंग है, उनका क्या क्या मतलब इन्फ्लुएंस रहेगा कंपनी पे, वो और सारी चीज़ें भी ले लेंगे, ठीक है। फिर अब ये सारी चीज़ें मिला के वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए देंगे। फिर अब जो है कंपनी जो भी ROC है वो अगर सब देखेगा तो वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ CIN, मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर कब मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ CIN नंबर लिखा आता है। फिर मैं अब सारी आपको कॉपीज़ वगैरह डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन की मेंटेन करनी है, ठीक है। फिर अगर कुछ आपने मतलब कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है तो उसकी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। पेनल्टी क्या, सेक्शन 447, मतलब आपने फ्रॉड किया जैसे, ओके। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये वही सेम बात है, 447 की पेनल्टी लग जाएगी। फिर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कब लगेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये अपन अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी और रिक्वायरमेंट हो कि सर ये पढ़ा दो, ये वाला टॉपिक फिर से समझा दो, तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैं कमेंट देख लेता हूँ, रिप्लाई कर दूंगा टाइम पे, ओके। फिर वेयर कंपनी हैज़ बिन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स, अगर फॉल्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के द्वारा, मतलब कंपनी का फाउंडेशन बेस ही अगर हिला हुआ है तो क्या होगा, ट्रिब्यूनल जो है पास ऑर्डर कर सकता है। क्या, अब देखो 5 ऑर्डर पास कर सकता है ट्रिब्यूनल, ये बहुत ज़रूरी याद रखना। फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इन इट्स MOA एंड आर्टिकल्स इन पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर, मतलब अगर ऐसा फ्रॉड हुआ है तो वो जो है डायरेक्टर्स वगैरह जो भी बोर्ड जो भी रेगुलेटर्स है जो कंपनी को चला रहे हैं उनको वो चेंज करने की बोल सकता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शिल बी अनलिमिटेड, मतलब मेंबर्स ने धोखाधड़ी की है तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, मतलब हम जितना ही पढ़ रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आपने धोखा दिया है तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन सकती है बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है।
डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार, मतलब कंपनी का नाम हट सकता है, ठीक है। फिर पास इन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकते हैं। फिर पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट, एक इन्होंने जनरल पॉइंट डाल दिया है कि अगर कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उनको ठीक लगे, मतलब ये उन्होंने एक तरीके से ओपन एंडेड चीज़ छोड़ी है, ठीक है, कि और कुछ भी ऑर्डर वो पास कर सकते हैं, ओके। फिर आता है हमारा प्रोवाइडेड दैट, अब देखो यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे सामने वाले को कि हाँ भैया मतलब तुम बता दो, एक्सप्लेन कर दो कि तुम्हारी क्या इंटेंशन से तुमने बताया था, तुमको भी इस नॉलेज में नहीं था क्या ये चीज़ के बारे में। फिर ट्रिब्यूनल में टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ इनलाइबिलिटी, मतलब अगर मान लो ये फ्रॉड किया उसके बाद आपने कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह किए तो उनको भी कंसिडर कर सकती है कि उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो ट्रिब्यूनल का डिस्कशन रहेगा, ट्रिब्यूनल का मैटर रहेगा, ठीक है। फिर स्पाइस फॉर्म जो है वो इनकॉर्पोरेशन अगर करना होता है तो ये स्पाइस फॉर्म में होता है, बस ये बता रहे हैं। तो वो तो ठीक है, वो तो उसमें ही होगा ना, जो भी प्रोसेस होगी हमको आइडिया है सही। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या, अब कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है, मतलब उसको सारे राइट्स मिल गए, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर अपना कॉमन सील हो गया, ये वाले सारे फीचर्स उनके आ जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बोले तो क्या, ऑथोराइज कैपिटल, मतलब ऑथोराइज कैपिटल मतलब उसका एमओए एओए में लिखा जाएगा कि ये इसकी ऑथोराइज कैपिटल इतनी है। मान लो ऑथोराइज कैपिटल है अपनी 1 CR, ठीक है, 1 CR हमारी ऑथोराइज कैपिटल हो गई। उसके बाद फिर कि इतनी कैपिटल ऑथोराइज कर सकती है, मतलब इतना इशू कर सकती है, इतना उसके पास राइट है। अब ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट क्यों है, क्योंकि उसके बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो अगर आपको 10 लाख तक इशू करना है तो मान लो 5,000 7,000 इस टाइप से गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करती है। फिर अपना आता है इशूड कैपिटल, अगर ऑथोराइज कैपिटल में से इशू कितना किया, इशू मान लो हमने किया 80 लाख, तो ये हमारा हो गया इशूड कैपिटल, मतलब हमने इतना बोला है कि आप आके सब्सक्राइब कर सकते हो, इतना कंपनी शेयर्स बांट रही है और पैसा ले रही है, ठीक है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब इशू में से मान लो 60 लाख तक सब्सक्रिप्शन हुआ, 60 लाख तक, मतलब जैसे मान लो आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि 8,000 शेयर जो हैं वो 100 रुपये के हिसाब से हम दे रहे हैं, लेकिन वो कितने 6,000 लोगों ने एक्सेप्ट किया, 100 रुपये पूरे पे किए होंगे लेकिन 6,000 ने एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर कोल्ड अप कैपिटल बोले तो 100 रुपीज़ का शेयर है, आपने 60 बुलाया तो 60 कोल्ड अप कैपिटल हो गया। मान लो ये 60 के केस में आपने 30 ही बुलाया तो 30 आपका कोल्ड अप कैपिटल, मतलब आपने 30 लाख रुपीज़ मांगे हैं, 30 रुपये पर शेयर आपने मांगे हैं, तो अब क्या हुआ ये कोल्ड अप हो गया। पेड अप मतलब तो 30 आपने बुलाया लेकिन लोगों से भी 20 रुपीज़ पर शेयर ही आए, तो 20 रुपीज़ अगर आए हैं तो 20 लाख जो हैं वो अपना पेड अप कैपिटल हो गया, ठीक है। ऑथोराइज मतलब ओवरऑल, ठीक है। इशूड मतलब कितना आपने, ऑथोराइज मतलब कितना इशू कर सकते हैं, इशूड मतलब कितना इशू कर दिया है, सब्सक्राइब मतलब कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, पेड अप मतलब कितने लोगों ने पेमेंट कर दिया है, और कोल्ड अप मतलब कितना आपने बुला लिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। शेयर का आप देखो आपने पूरा इतना पढ़ ही लिया है तो शेयर की डेफिनेशन तो क्या ही पढ़ाऊँ, फिर भी टर्म शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड्स स्टॉक, मतलब स्टॉक वगैरह जो भी शेयर मार्केट का वगैरह है तो वो उसको एक शेयर बोला जाता है। 1 मिनट देना। ठीक है, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर शेयर शेल भी नंबर्ड, मतलब शेयर की नंबरिंग वगैरह होके रखती है, पहले शेयर सर्टिफिकेट होते हैं उस हिसाब से हो जाती है, अब तो डीमैट है तो ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम ये पढ़ेंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या है, वोटिंग राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं। फिर डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, मतलब किसी किसी को ऐसे अलग अलग वो भी करते हैं कि किसी को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, किसी को डिविडेंड फिक्स नहीं है, किसी को डिविडेंड फिक्स है, इस टाइप से भी किसी के वोटिंग राइट का पावर ज़्यादा होती है। मान लो एक शेयर, जैसे मान लो 100 शेयर इधर है 100 शेयर इधर, इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनको 1 शेयर कैरीज 2 वोट, तो इनके 100 शेयर के 200 वोट्स हो जाएंगे, इनके 100 शेयर के 100 वोट्स ही होंगे, तो ये ज़्यादा भारी पड़ेंगे, ऐसा डिफरेंशियल राइट्स इसको बोलते हैं। तो इनको वोट की पावर ज़्यादा दे दी तो इनके साथ क्या होगा, इनको हो सकता है डिविडेंड ना मिले, इनको हो सकता है कंपनी वाइंड अप हो तो सबसे लास्ट में पेमेंट इनका हो, ऐसा हो सकता है। फिर प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब इनको फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा। अगर मान लो इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए तो क्या फ्यूचर में क्यूमुलेटिव डिविडेंड मिलेगा, मतलब जैसे आज इस साल 10,000 का डिविडेंड देना था लेकिन इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल 15,000 का डिविडेंड देना था, अगले साल प्रॉफिट हो गया तो 10 या 15 ये टोटल 25,000 का पेमेंट करेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर्स का ऐसा फिक्स नहीं रहता है। फिर दूसरा क्या है कि इनको एक तरीके से जब वाइंडिंग अप होगा तब भी इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई समझ में। पेमेंट डिविडेंड देखो मैंने बताया फिक्स अमाउंट
और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट। फिर रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड अप और डीम टू हैव बीन पेड अप वेदर और नॉट देयर इज प्रेफरेंशियल राइट, मतलब उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा, उनको इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट मिल जाएगा पूरा, क्या जो भी अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मतलब शेयर्स उनके पास है इनटू जो भी फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक मिनट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शेल नॉट अप्लाई वेर एमओए एंड एओए सो प्रोवाइड्स, मतलब एमओए और एओए अगर बोल दे कि प्रेफरेंस वगैरह हम अलग नहीं रखेंगे तो सेक्शन 43 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। किसके केस में? प्राइवेट कंपनी के केस में। पब्लिक कंपनी के केस में अप्लाई होगा, हाँ होगा, ठीक है। अब आता है एमओए, ठीक है। अब आ गया अपना एमओए, फिर आ गया अपना एओए। तो पहले एमओए और एओए देखो फटाफट निपटा लेते हैं, फिर अपना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसके 3 एक्सेप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हम 5 मिनट में फटाफट एमओए और एओए निपटाते हैं, फिर उसको 10 मिनट से आराम से निपटाते हैं, ओके। अच्छे से करते हैं, लेकिन पहले एमओए एओए देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप आराम से कर सकते हो, बस मैं एक बार फिर भी हवा में रीड कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए क्या होता है? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, मतलब कंपनी क्यों बनी है उसके बारे में क्या कहाँ लिखा जाएगा? एमओए में लिखा जाएगा। फिर देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट कैन नॉट गो, मतलब कंपनी का फिक्स हो गया, मान लो कंपनी क्या करेगी, कंपनी मान लो लेक्चर्स रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। अब मान जैसे एजे वर्चुअल से, ठीक है, तो एजे वर्चुअल्स अपना आ गया, एजे वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अब ये क्या, ये करेगी लेक्चर्स रिकॉर्ड करेगी और लेक्चर्स सेल करेगी, तो मेनली लेक्चर्स सेल और बुक्स सेल, ये हमारा हो गया काम, ठीक है। ये हमारे एओए में लिखा गया, ओके। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? एमओए में, सॉरी एमओए में लिखा जाएगा। फिर इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद कंपनी टू नो इट्स पावर्स आर एंड व्हाट एक्टिविटीज़ इट कैन इंगेज इन, मतलब किस एक्टिविटीज़ में कर सकती है, क्या क्या पावर्स है किसके पास, कंपनी के पास। फिर अपना आता है अ मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी इसको चेक कर सकता है। एवरी पर्सन इंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज, मतलब अगर कोई बंदा, अगर एमओए में लिखा हुआ है, एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो अगर कोई बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उसका एमओए पढ़ लिया होगा ऐसा माना जाएगा, और उसको अंडरस्टूड भी कर लिया होगा ये भी माना जाएगा, ठीक है। फिर आगे अपना, अब देखो एमओए में कौन कौन सी टेबल में कौन कौन जाएगा। अगर टेबल ए फिल करनी, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल ए फिल कर दो, लिमिटेड बाय गारंटी है तो टेबल बी फिल कर दो। इसमें लिमिटेड बाय गारंटी शेयर कैपिटल ही नहीं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो टेबल सी फाइल कर दो। फिर अनलिमिटेड कंपनी है, टेबल डी फाइल कर दो। फिर अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन शेयर कैपिटल है तो टेबल ई फाइल कर दो। बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फिर कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, नेम क्लोज होगा, कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का एग्जैक्ट नाम आएगा प्रॉपर तरीके से। फिर प्राइवेट लिमिटेड ये वाला चीज़ है। फिर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस देना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। फिर ऑब्जेक्ट क्लोज, मतलब द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी किस पर्पज़ के लिए इनकॉर्पोरेट हुई, किस पर्पज़ के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, देखो लेक्चर सेल्स और बुक सेल्स, ठीक है, तो इसके लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, बढ़िया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज में अगर लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों की केस में क्या होगा, अलग अलग मेंशन होगा कौन सी लाइबिलिटी वाली कंपनी, क्यों, क्योंकि शेयर, ये जो टेबल अपन ने पढ़ी है वो जो टेबल है, जैसे मान लो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली हैं तो टेबल ए फाइल करेंगे, इस टाइप से एमओए में क्लियरली गिवन होता है, ओके। फिर हमारा आता है कैपिटल क्लोज। अब अथोराइज कैपिटल वगैरह डालेंगे, उसी अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी भी कैलकुलेट होगी जो स्टेट गवर्नमेंट को जनरली मिलती है। तो डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, मान लो हमने लिख दिया 100 लैक्स, ठीक है, तो 100 लैक्स, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया हमारा अथोराइज कैपिटल का क्लोज हो गया, ठीक है। आगे समझिए। फिर एसोसिएशन क्लोज, अब क्या बोलते हैं, द डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड इन द कंपनी, द मेमोरेंडम शेल कंक्लूड द एसोसिएशन क्लोज, ओके। एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शेल टेक एटलीस्ट 1 शेयर एंड शेल राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाई, मतलब एसोसिएशन क्लोज मतलब मेंबर्स के साथ कंपनी कैसे एसोसिएटेड है वो क्लोज आएगा अपना क्लोज नंबर 6, क्लोज नंबर एफ, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाएगा कि किस मेंबर के नाम पे कितने शेयर्स है, जो भी इनकॉर्पोरेशन वगैरह में आ रहे हैं तो उनके नाम पे थोड़ा बहुत 1 शेयर 2 शेयर कुछ ना कुछ नॉमिनल तो रखेंगे, और वो किस में लिखा जाएगा, एसोसिएशन क्लोज, क्लोज नंबर एफ में, ठीक है। फिर आगे अपना देखो, ये पढ़ लो, ये अपना एमओए खत्म हो जाएगा, बढ़िया। फिर इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, ओके। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बी सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम। देखो पहली बात, एक कंपनी किसी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती है थ्रू मेमोरेंडम, तो ऑब्वियसली बात हमने पढ़ी है कि सब्सिडरी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, तो वो मेंबर तो बन सकती है कंपनी, ये तो हमने देखा है। फिर
माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो मेंबर नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। गार्जियन ऑफ माइनर हु सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। मतलब अगर मान लो माइनर के गार्जियन ने अगर शेयर सब्सक्राइब कर दिए कि भाई मैं तो मेजर हूँ, मैं कर दूँ, लेकिन वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में माने जाएंगे, गार्जियन की माइनर की पर्सनल कैपेसिटी में नहीं माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप है, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, नहीं, कंपनी में माइनर का कोई रोल नहीं है, बात खत्म। ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। जो भी थोड़ा बोरिंग पार्ट है वो फटाफट निपटा लेते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। देखो मेमोरेंडम जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी बताता है, मतलब एक तरीके से आउटसाइडर को बताता है कि कंपनी किस काम के लिए बनी है, इस टाइप की चीज़ें। फिर ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये इंटरनल अफेयर्स की बात करता है कि इंटरनल अफेयर्स में क्या सिनेरियो है। ओके, मतलब कंपनी के अंदर जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, फिर देखो ये एमओए मतलब एक्सटर्नल, एओए मतलब इंटरनल, ये अब जो आगे हम डॉक्ट्रिन पढ़ने वाले हैं ना उसमें काफ़ी काम आएगा। फिर आता है हमारा ये, देखो अब क्या बोल रहे हैं, 6 टू प्रोवाइड द कंटेंट, मतलब कंटेंट क्या होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंटेंट्स रेगुलेशन वगैरह कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे काम करना है, मेंबर्स को कैसे काम करना है, वो कंटेंट रेगुलेशन। फिर इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, कुछ मैटर इंक्लूड करने हैं तो वो इंक्लूड कर लेंगे। फिर कंटेंट प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट बोले तो देखो अगर मान लो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 50% पे जनरली पास हो जाता है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं 60% पे, या फिर नहीं मान लो हमने 66% पे हमको करवाना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब कोई भी चीज़ हो अगर 10 लोग हैं तो हमको 6 मतलब 66 है तो हायर साइड राउंड ऑफ होगा तो 7 जने हाँ करेंगे तो ही काम होगा। उस केस में क्या होगा, ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन था उस रेस्ट्रिक्शन को और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि कंपनी को लगता है कि ये बढ़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन को अगर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि वो जो भी हमारा प्रोविज़न है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न, मतलब प्रोविज़न को इंट्रेंच कर दिया और बढ़ा दिया और रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स मतलब टेबल वगैरह कौन सी बनेगी, ये वाली चीज़ें। फिर मॉडल आर्टिकल है, कंपनी में एडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द आर्टिकल, मतलब क्या दूसरी कंपनी के आर्टिकल्स भी वो उठा के छाप सकती है या फिर खुद के भी बना सकती है। फिर कंपनी रजिस्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये अगर जो एक्ट है उसके बाद अगर रजिस्टर हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स बनेंगे, अगर पुराने हो तो उनको अमेंड वगैरह करने का सिनेरियो बता रहा है। इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 2013 के बाद अगर आई है, इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल, मतलब अगर मॉडल आर्टिकल्स हमने दे रखे हैं तो उनमें से आप कुछ चीज़ हटा नहीं सकते अगर आप 2013 के बाद आए हो। अगर आपने पहले आए होगे जो 2013 में प्रोविजन थे जो 1956 में नहीं थे तो ओके, लेकिन अगर 2013 एक्ट आने के बाद आपने कोई आर्टिकल्स के प्रोविजन हटाए तो वो गलत होगा। ठीक है, ये बता रहा है। फिर द फॉलोइंग आर की डिफरेंस, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एमओए वर्सेस एओए, एमओए वर्सेस एओए। ठीक है, ये पढ़ना। अब देखो बेसिक मेरे को दो चीज़ तो साफ दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये इंटरनल अफेयर्स बता रहा है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो दिख रही है। फिर और आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, आर्टिकल्स क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब इंटरनल मैटर कैसे रेगुलेशन करना है। रिलेशनशिप, अब देखो कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड से कौन बताता है, एमओए, लेकिन कंपनी का इंटरनल मतलब मेंबर्स के साथ और बीओडी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो कौन बताता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फिर अल्ट्रेशन, अब मान लो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब मेमोरेंडम जनरली अल्टर नहीं होता, अगर अल्टर होता भी है तो रीजनल डायरेक्टर जो है ट्रिब्यूनल, रीजनल डायरेक्टर या फिर ट्रिब्यूनल उनकी परमिशन लगती है। लेकिन आर्टिकल्स जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 75% कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स अगर आपने ले लिया तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर हो सकता है। लेकिन एमओए को अल्टर करना है तो रीजनल डायरेक्टर या फिर ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, फिर अल्ट्रा वायर्स, मतलब अब देखो एक्ट्स डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, मतलब अगर जो मेमोरेंडम बोलता है, मेमोरेंडम क्या बोलता है कि एजे वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड लेक्चर सेल्स करेंगे, मतलब सीए क्लासेस सीएमए क्लासेस वगैरह पढ़ाएंगे, लेकिन हम बैठ गए नहीं भैया हम तो पानी पूरी बेचेंगे, हम तो सैंडविच बनाएंगे, हम तो वड़ा पाव बनाएंगे, तो उस केस में क्या हम हमारे ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट से अगर बाहर जाते हैं तो अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड, मतलब वो ट्रांजेक्शन नलीफाई हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर मान लो अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स है, मतलब इंटरनल मैटर में अगर कुछ भी मान लो मैंने बोला कि मैं कॉस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अब क्या पढ़ाऊंगा, मैं मान लो लॉ पढ़ाऊंगा सीए इंटर में, ठीक है, या फिर मैं फाइनल में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो रहा है इंटरनल मैटर से, तो दिस कैन बी अल्टर्ड थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, 75% कंसेंट हुआ तो काम हो जाएगा। फिर प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब जैसे मेमोरेंडम से ही बाहर नहीं जाना, मतलब
आर्टिकल से बाहर गए एसआर पास करके कम बैक करा देंगे। अगर मेमोरेंडम से बाहर गए तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, रेटिफाई नहीं हो सकता, अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड हो जाएगा। चलो देखो अब हम पढ़ते हैं आराम से मस्त। हम क्या पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। मैं अच्छे से एकदम 5-7 मिनट लेके पढ़ाऊँगा, 10 मिनट लेके पढ़ाऊँगा। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों तीनों डॉक्ट्रिन अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो। कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि ये वाला पार्ट डाउट है, या फिर अगर कुछ डाउट पर्सनली आपको पूछना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि CS साहिल मेहता सर है, वहाँ पे मैंने LDR लेक्चर्स डाल रखे हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। और भी मैं बाकी के लेक्चर्स पोस्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा AJ वर्चुअल्स है, AJ वर्चुअल्स पे आप क्या कर सकते हो, कंसेप्ट्स वगैरह के रिवीजन देख सकते हो। और मैराथन भी बहुत जल्द मैं इन्हीं की कंपाइल करके बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब जो CS साहिल मेहता सर है ना, ये फाउंडेशन वगैरह की टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको मान लो किसी जूनियर वगैरह को सजेस्ट करना है तो टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है वो बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। 12th के बाद आप ऐसे सीरियस एग्ज़ाम, ऐसे 3 घंटे एकदम इन्वॉल्वमेंट वाली एग्ज़ाम देने वाले हो, तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप ले लेते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आपको जमे तो आप लो, पर एक बार एटलीस्ट देख तो लो, एक बार इंक्वायर तो कर लो, ठीक है। फिर आता है अपना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। चलो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। कैसा चल रहा है लेक्चर, आप रिव्यूज़ दे सकते हो कि सर कैसे क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। और कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो तो भी आप बता सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है ये पढ़ते हैं पहले। द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायर्स इज सिंपली बियॉन्ड द पावर्स, मतलब बियॉन्ड हम जनरली पढ़ते हैं ना औकात के बाहर, तो बियॉन्ड ऑक्स थोड़ा क्लासी लगता है, ठीक है, तो ऑक्स के बाहर, ठीक है, बियॉन्ड देयर पावर। द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायर इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर ऑफ द डूअर्स। द प्री सपोजेस दैट द पावर्स इन नेचर लिमिटेड, मतलब क्या, पावर लिमिटेड है, आपने अगर पावर के बियॉन्ड जाके काम अगर कुछ किया है तो वो अल्ट्रा वायर्स बोला जाएगा, ठीक है। तो पावर कौन डिसाइड करता है, कंपनी की पावर डिसाइड करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अगर MOA से बाहर कोई बात गई तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगी और वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, मतलब वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। ना कंपनी सामने वाले पे केस कर सकती है, ना सामने वाला कंपनी पे केस कर सकता है। लेकिन अगर अल्ट्रा वायर्स क्या है, टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो आर्टिकल्स चेंज कर सकते हैं कौन, शेयर होल्डर्स, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। उनको क्या बोला जाता है, इट कैन बी रेटिफाइड, मतलब करेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द कंपनी इज होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ, ठीक है। देखो अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बिल्कुल खत्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जिसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। फिर MOA डिसाइड करता है पावर ऑफ कंपनी, AOA डिसाइड करता है क्या, पावर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट कंपनी कैन नीदर बी सूड ऑन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन नॉर इट कैन सू इट, मतलब ना तो ये केस कर सकती है ना सामने वाला केस कर सकता है। ट्रांजेक्शन क्या, ट्रांजेक्शन मान लो कंपनी AJ वर्चुअल्स ने मान लो 100 सैंडविचेस का ऑर्डर दिया, ठीक है, आगे सेल आउट करने के लिए, कितने, मतलब मान लो ₹1000 ईच पे, तो 1 लाख का अमाउंट बनता है। अब हमने सैंडविचेस खा लिए है ना, और सामने वाले को बोला कि हमारे जब क्रेडिट पीरियड दे दो, हम जब आगे बेच देंगे तब तुमको पैसा दे देंगे। तो क्या हम इस बिज़नेस में काम करते थे, क्या नहीं, तो बियॉन्ड द पावर्स हो गया। और मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो अगर कोई भी इंसान कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी किस मैटर में, किस बिजनेस में डील करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर अब दूसरा आता है यहाँ पे, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी बिंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलर्स पर रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली, मतलब अगर अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स हो रेटिफाई कर सकते हैं, रेटिफाई मतलब करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम है तो आप रेटिफाई नहीं कर सकते, इट विल बी नल एंड वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। शेयर होल्डर्स कब रेटिफाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स तब रेटिफाई कर सकते हैं जब अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ BOD, मतलब BOD के बाहर जा रहा है, मतलब आर्टिकल्स के बाहर जा रहा है। फिर अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स के बाहर जा रहा है। फिर विद इन पावर बट एक्ट डन रेगुलरली, मतलब पावर में है लेकिन एक्ट ही गलत तरीके से किया गया है।
मतलब मान लो कि कंट्रोल में है, बीओडी की पावर थी लेकिन उन्होंने साइन कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी मतलब इरेगुलरिटी है उसमें, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आप ये पढ़ लेना, केस लॉ बहुत इजी है। इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह दे रखा था, तो उन्होंने क्या किया सामने वाले ने कि रेलवे लाइन के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये जैसे अपना ये हायर, फिर रेलवे कैरिजेस, वैगन्स, मतलब वैगन व्हील्स और इस टाइप की चीज़ें बनाते थे, ये रेलवे लाइन बिछाने की इनकी परमिशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा था ना, तो इनको लगा रेलवे लाइन भी कर सकते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेलवे के एक तरीके से कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ सेलिंग वगैरह वैसे काम कर सकते, रेलवे लाइन की इनकी परमिशन नहीं थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अल्ट्रावाइज द कंपनी है और वॉइड एब इनिशियो इसका कंक्लूजन है। फिर भी एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, फिर एन क्या बोल रहे हैं, एन अल्ट्रावाइज कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी, it cannot become intravious by reason of estoppel, acquiescence, lapse of time और delay और रेटिफिकेशन। मतलब रेटिफिकेशन या टाइम लैप्स हो गया ऐसा कुछ भी, मतलब इंट्रावायस मतलब ऑपरेटिव इन लॉ नहीं होगा, वो इनऑपरेटिव इन लॉ नल एंड वॉइड ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा, देखो ये मैंने ये वाली चीज़ आप पढ़ लेना, मैंने इसकी समरी बना दी है, तो मैं आपको समरी बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत प्यारी सी समरी है। ठीक है, 2-3 लाइन की। फिर पहले क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रावायर्स कंपनी और एमओए, क्या कंपनी या एमओए को अगर अल्ट्रावायर कर रहा है तो क्या नेवर रेटिफाई, मतलब कभी भी रेटिफाई नहीं होगा, क्योंकि बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी, मतलब मैटर हैवी हो गए। ठीक है, फिर अल्ट्रावायर्स डायरेक्ट ओनली, तो रेटिफाई हो सकता है, क्यों, क्योंकि एसआर वगैरह पास कर देंगे। अल्ट्रावायर्स आर्टिकल तो भी रेटिफाई हो सकता है, क्यों, एसआर पास कर देंगे। बहुत बढ़िया। फिर अब देखो ये चीज़ पढ़ना, अब यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि पहले है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो जनरली अपन कंपनी वगैरह को और मतलब आउटसाइडर वगैरह को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ करते थे। अब क्या हो रहा है, अब एमओए का ऑब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब इजीली चेंज हो जाता है। तो अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का प्रोविजन था जो प्रोटेक्शन देता था, वो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बचा नहीं, ये बोलना चाह रहा है बस, जो कि जनरल चीज़ है, लेकिन हमको फोकस करना है इन सारी चीज़ों पे, ना कि ये तो रियलिटी चेक है, पर ये रियलिटी चेक जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता ना। ठीक है, आर्टिकल्स हमने पढ़ लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर समझ में आ गया। अगर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी है तो कभी रेटिफाई नहीं होगा, लेकिन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स है तो रेटिफाई हो जाएगा। अगर मान लो बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स है तो भी रेटिफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से पहले पढ़ेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अपना इंडोर मैनेजमेंट, अच्छा इसी में। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पहले पढ़ते हैं। ठीक है, when a person reads the document or note he is presumed to have knowledge of contents and documents, मतलब अगर किसी इंसान ने कोई डॉक्यूमेंट अगर रीड किया है तो इट इज़ प्रिज्यूम्ड, मतलब ऐसा माना जाएगा, ऐसा डीम्ड होगा कि उसको सामने वाले को नॉलेज है। क्या, ही इज़ नॉट ओनली प्रिज्यूम्ड, ही शुड बी अंडरस्टूड ऑल्सो, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग भी उस चीज़ की हो चुकी होगी। ठीक है, एवरी पर्सन डीलिंग विद कंपनी नॉट ओनली हैज़ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल का आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्यों होगा, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए था कि ये कंपनी ने जो भी चीज़ें मतलब करने की परमिशन है कि नहीं है। फिर बट ऑल्सो ऑल द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, मतलब अगर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है, मतलब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट कंपनी को फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ, वो रजिस्ट्रार से मतलब एक रिक्वायर्ड अमाउंट 100 रुपये 200 रुपये देखिए सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट निकाल सकता है, तो वो स्टडी करना चाहिए। ये क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये मतलब कंक्लूजन है। मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि सामने वाला अगर कोई डील कर रहा है तो उसके पास अगर मेमोरेंडम, आर्टिकल और स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह के जो भी रजिस्ट्रार के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर उसके पास है तो ऐसा माना जाएगा कि उसकी गलती है, उसने ध्यान से नहीं किया। ठीक है, अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार कोई भी डॉक्यूमेंट रख रहा है तो कुछ अमाउंट पे करके आप सारे डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, और मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम। ठीक है, और गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट एनी डॉक्यूमेंट, कॉपी निकाल सकते हो, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, मतलब कुछ अमाउंट 100-200 रुपये जो भी अमाउंट है वो पे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आया समझ में। अब देखो इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि आपने पब्लिक डॉक्यूमेंट का नॉलेज था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो इंटरनल अफेयर्स कुछ भी है, मान लो हमने बोल रखा है कि ये वाले मैटर के लिए आर्टिकल्स में हमने रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है कि हमको स्पेशल रिजोल्यूशन ही लगेगा। मान लो जैसे एक कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन करने के लिए जनरली OR से काम हो जाता है, क्यों, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, परमिशन है। लेकिन हमने क्या बोला, कंपनी ने डिसाइड किया कि इस ट्रांजेक्शन के लिए SR लगेगा। ओके, अब SR लगेगा, कंपनी ने डिसाइड कर लिया, तो अब ये क्या सामने वाले को, थर्ड पर्सन को पता होगा क्या कि ये मिस्टर ए अगर यहाँ बैठे हैं, है ना,
मिस्टर ए यहाँ बैठ के बोल रहे कि यार कंपनी ने OR तो पास कर दिया, जनरली ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए, ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस है तो ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए OR में काम हो जाना चाहिए। अब अगर आपने SR पास नहीं किया तो उसमें क्या गलती है मिस्टर ए की? तो ये इंटरनल मैटर है, आपने इंटरनल मैटर करे तो मिस्टर ए का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपके इंटरनल मैटर का भी उनको नॉलेज हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि कंपनी के अगर इंटरनल मैटर्स की वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि आउटसाइडर को नॉलेज नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, तो आउटसाइडर की टीम में कौन जाएगा? लो। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ऐसा बोला जाता है कि अगर MOA, AOA या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि सबमिट हो रहा है रजिस्ट्रार को, अगर उस केस में आपकी कोई गलती निकलती है तो ऐसा माना जाएगा कि आपको नॉलेज इतना सा होना चाहिए था। ठीक है, दोनों चीज़ आ गई समझ में? बढ़िया। इंडोर मैनेजमेंट मतलब इंटरनल अफेयर्स और कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट वाला नॉलेज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट वो वही हो गया अपना क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फिर अब 3 टाइम पे इंडोर मैनेजमेंट भी नहीं माना जाएगा। इंडोर मैनेजमेंट भी नहीं माना जाएगा मतलब जो आपको एक तरीके से आउटसाइडर को लॉ ने प्रोटेक्शन दिया है कंपनी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि आपका इंटरनली जो भी मैटर है वो हमको आइडिया नहीं है, हम बाहर के हैं, तो हमारे पे लाइबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है कंपनी, ठीक है, ऐसा बोला है किसने? कंपनी लॉ ने, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ने। अब तीन चीज़ें पहली क्या? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको पता था, आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता चला है, आपको खुद को ही पता चल गया कि कुछ तो इरेगुलरिटी, कुछ तो इशू चल रहा है अपने किस में, कंपनी में, जिस कंपनी के साथ मैं डील कर रहा हूँ, उस केस में आप मतलब लायबल होंगे और आपको कंपनी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज था इरेगुलरिटी का, तो आपने क्यों ट्रांजेक्शन किया। फिर सेकंड, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। आपको अगर इरेगुलरिटी पता थी, मुझे शक हो रहा था, मुझे दिख रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसे अजीब बिहेवियर कर रहे, पहले भी मैं इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ लेकिन ये लोग पहले ऐसे बिहेव नहीं करते थे, अब अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी आपको मतलब कंपनी लो आपको फेवर ना करके कंपनी को फेवर करेगा। क्यों? या तो नॉलेज था इरेगुलरिटी का या फिर आपको सस्पिशन था। ठीक है, एक थोड़ा हल्का आइडिया लग गया था। फिर फोर्जरी मतलब सामने वाले ने रॉन्ग डॉक्यूमेंट अगर साइनिंग करके दे दिए या ऐसा कुछ भी हुआ तो उस केस में क्या होगा कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कंपनी को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आगे समझ में? ये देखो हमारा पूरा कंपनीज एक्ट हमने अच्छे से कवर किया, एक पूरा एक्ट अच्छे से समझा, एक पॉइंट अच्छे से समझा। आप है ना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको अगर कुछ डाउट आता है, कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही है, और कोई अगर इंट्रोवर्ट हो कि भैया मैं तो कमेंट नहीं करूँगा सब बच्चे देखते हैं, तो कमेंट नहीं करना है, तो आपको 9630902017 यहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हो। आपको अगर कुछ समझ में आ गया हो तो वो बता सकते हो कि सर ये अच्छा लगा। आप ये भी बता सकते हो कि कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो उस पर और कैसे समझा सकता हूँ, या फिर कुछ स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, आपके पूरी एग्जाम में मैं आपको साथ रहूँगा। आपको रात को भी लेट नाइट भी मैसेज करना है तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई विल जस्ट सपोर्ट यू इन वॉट एवर वे आई कैन। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट के सारे जो रिवीजन है वो तो मैंने लगभग डाल ही दिए, और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा है वो मैं डाल दूंगा, और LDR के भी बहुत जल्द सारे वीडियोस CS साहिल मेहता के सर के चैनल के पे आने वाले हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया 1 घंटे 12 मिनट में, विच इज़ वेरी क्विक। कंपनीज एक्ट अगर इतना जल्दी आपने कवर कर लिया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि LLP में 45 मिनट्स लग गए थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा हमने कवरेज किया। कुछ भी इश्यूज़ आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, है ना, चलो।